सो कपिल जी बहुत ही मंझे हुए एक्टर, वन टेक आर्टिस्ट और बहुत डिसिप्लिन्ड आर्टिस्ट रहे हैं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये रामायण है जिसमें मैंने आर्य सुमंत्र का कैरेक्टर प्ले किया है, जामवंत जी का कैरेक्टर प्ले किया है। हमारी चरित्र दर्शन सर के साथ बनाई, वो उसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है मुंबई में, जयपुर में, जोधपुर में, दिल्ली में। वो जो एक सपना था कि अपने आप को एक बड़े पर्दे पर देखें, तो जिस दिन हमने अपने आप को स्क्रीन पे देखा उस दिन वो लाइन रिवील हुई। आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि अपने आप को न पेरेंट्स के रुक रहे थे, जो भी मेरे रिलेटिव्स आए थे सबको बड़ा प्राउड फील कर रहा। युवराज की चिंता निरर्थक नहीं है हनुमान। सीखना स्टार्ट करें तो कहाँ से उसको सीखना है। अगर आपको कुछ पैसे के लिए आना है तो इस लाइन में आओ ही मत। रील्स बनाते हैं, रील्स से कोई मतलब नहीं है, एक्टिंग से बिल्कुल लेना देना नहीं है। काफ़ी लोगों की हसरत होती है, पैशन होता है, कुछ ऐसा हुनर उनके अंदर है लेकिन वो निकाल कर नहीं ला पाते हैं। उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ऐसा ही हुनर जो लोग दबा के रखते हैं, कभी अपनी प्रतिभाएं बाहर नहीं ला पाते हैं, कुछ मजबूरी के कारण और कुछ अपनी अपनी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठा लेते हैं। लेकिन जो परिस्थितियों से भी जूझकर आगे बढ़ता है वही कलाकार होता है। बिल्कुल। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक कलाकार उपस्थित हैं, कपिल वशिष्ठ जी। तो सबसे पहले कपिल वशिष्ठ जी शुरुआत करेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और सबसे पहला काम क्या था आपका? एक्टिंग करियर की जर्नी स्टार्ट हुई उसके कुछ समय पहले से। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं डांस सिखाता हूँ, इवेंट्स लेता हूँ। तो आज से कुछ साल पहले मैं ये इवेंट्स करता था, और उसके बाद ऐसे ही सोचा कि डांस कर रहे हैं हम, अगर हम उसमें एक्सप्रेशंस तो दे रहे हैं, यानी हम एक्टिंग तो कर ही रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बिना बॉडी को हिला रहे हम कुछ लाइंस बोलते हैं, और उसकी हम लोग एक बात देखते हैं रिकॉर्ड करके क्या आउटपुट आता है। तो वो अपने लेवल पे तो जो भी होता है आप जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। हाँ। तो बट हाँ, ऐसा लगा कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। तो एक्टिंग की तब शुरुआत हो चुकी थी, और फिर कुछ लड़कों को मेरे साथ जोड़ा मैंने, जो छोटी मोटी चाह रखते हैं कि हम भी स्क्रीन पे दिखें या शूट वगैरह हो। तो हम लोगों ने मिलके कुछ 10 प्रोजेक्ट्स बनाए, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज पे। वहाँ की हमारे हम जो वागड़ से हैं, तो वागड़ की जो वागड़ी भाषा है उस पर भी हमने वीडियोस बनाए, कुछ मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म्स बनाए। तो अब चीज़ इसमें ये थी कि कोई क्रू नहीं था हमारे पास, तो लिखता भी मैं था, जिसमें मेरी मदर मेरी हेल्प करती थी। मैं उसको उनको स्टोरी बता देता, और वो डायलॉग्स अपने हिसाब से जो लिख के दे देती, बस उसको फिर हम लोग परफॉर्म करते। अब सबसे बड़ी गंदी बात ये थी कि मुझे ये आइडिया था कि एक्टिंग तो कैमरे में देख के करनी है, क्योंकि लोग तो वहीं से देखेंगे कि और क्या काम कर रहा है। तो जितनी भी 10 फिल्में बनाई, सब में सैमले देख रहे हैं। जितने भी कैरेक्टर हैं, उनको मैंने बोला देख भाई, इधर उधर कहीं मत देखना, सिर्फ किसी में देखना। तो ये चला। बट हाँ, वो अब यही है कि जितना ज्ञान हमें मिला किसी किसी से करके सीखते हैं। हाँ, वो मिला। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि लोगों का प्यार आ रहा था, क्योंकि उन्हें वो चीज़ तो पता ही नहीं थी कि हाँ, ये टेक्निकल चीज़ ऐसी होती है। इनको तो ये था कि हमारे यहाँ का लड़का है, हमारे शहर का है, वो ऐसे बना रहा है, तो व्यूज़ भी आने लगे। फिर तो वही है कि फिर हम तो बोले कि भाई हम तो आओ मुंबई चलते हैं। अच्छा, अब तो सब हो गया, हमने सब सीख लिया। सीख लिया, एक्टिंग आती है, ये होता है। ऑडिशन देने गए तो जैसे ही ऑडिशन दिया, वही कि कैमरे में देखना है। वो जैसे ऑडिशन दिया उसके बाद आप जा सकते हैं। मुझे भी, मैं बाहर आया, मम्मी भी साथ में थे। मैं मम्मी ऑडिशन बढ़िया हो गया मेरा,
अब तो देखो क्या होता है, बस फ़ोन आएगा अब। अच्छे-अच्छे प्रोडक्शंस में गया हूँ, सारे ही जिनका सिर्फ़ नाम सुना था। ऑडिशन सब जगह दे के आया, आज तक कॉल नहीं आया। अब जब मैं बांसवाड़ा रहता था मैं, बट अब ये था कि इसी लाइन में मुझे आगे जाना है। फिर कोविड टाइम आ गया तो डांस वगैरह का इतना रहा नहीं, तो हमने सोचा कि अब हम शिफ्ट होते हैं। जिस काम को लेकर हम सोच रहे हैं या मेरा जो ड्रीम है मैंने गोल बना रखा है, तो हम लोग आए जयपुर। मुंबई से तो वापस भेज दिया कि कुछ नहीं हो सकता ऐसे। जयपुर आए, जयपुर आकर भी अ, मुश्किल था ऐसे लोगों को ढूँढना, ऐसे लोगों को देखना कि जिनसे मैं बात कर सकूँ और मैं ऐसा काम पा सकूँ, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था। और रही बात जब हम आए थे उस टाइम इंटरनेट भी बंद था तो रास्तों तक का पता नहीं था, बस हम आ चुके थे इतना था। बट फिर धीरे-धीरे और स्ट्रगल तो है, पैसा तो कमाना ही था, तो काम भी किया। मेरे पापा का जो बिज़नेस है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ धीरे-धीरे जमाया। ऐसे ही एक दिन हम लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे तो एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला जो हमारे दर्शन सर चलाते हैं। तो उनसे मिला और उनसे मिलने के बाद तो मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं आया था कि जिनको हम टीवी पर देख रहे हैं और इतना दमदार कैरेक्टर, और फिर जब हम मिले तो बिल्कुल नहीं लगा कि ये वही है। तो वो सारी बातें हुई, उन्होंने कोर्स के बारे में बताया। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि तुमने क्या-क्या किया? तो मैंने अभी चौड़ा होके बता दिया, सर 10 फिल्में बनाई है, ये बनाई है। तो वो बोले कि जिस दिन अब तुम पहले दिन क्लास में आओ, उस दिन ये सारी चीज़ें भूल कर आना। तुम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होगे। और वो बात मैंने पकड़ ली कि मुझे पता था कि वो जो कर रहा हूँ वो चल रहा है, चलेगा नहीं। बस फिर जिस दिन सर से जुड़ा, उनसे सीखा, उनके साथ फ़िल्म में काम किया, बारीकियाँ सीखी जो नहीं पता थी, और सबसे पहली जो गलतफ़हमी थी कि कैमरा में इतना है, वो सबसे पहले सर ने गायब किया कि कैमरा तो शून्य है, आपको देखना ही नहीं है। आप अगर आपकी यहाँ कैमरा है और आपको बस ऐसे जाना है तो आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा, वरना आपने हल्का-सा भी देख लिया तो वो दिख जाएगा। तो मैं खुद जब पहले दिन ही जब ये बात बोल दी तो मैं घर गया, मैं खुद ही ऐसे बैठा हुआ था कि यार तो मैं क्या ही गलती कर रहा था। और फिर मैं उन लोगों के बारे में भी सोच रहा था कि वो लोग कितने प्यारे हैं जो जिसको पता भी होगा कि ये गलत कर रहा है, लेकिन वो मनोबल इसका बढ़ता रहे तो लोग प्यार भी देते गए। सारी चीज़ें हुई। पहला प्रोजेक्ट जो रिलीज़ हुआ है। तो सबसे पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था एक्टिंग सीखने के बाद, वो एक वेब सीरीज़ थी। अ, अभी क्योंकि वो रिलीज़ हुई नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ, जो प्रैक्टिकल शूट जो मैंने किया सर की टीम से निकल कर, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नए डायरेक्टर, नया क्रू, नए एक्टर्स, नए एक्टर, सबके साथ मिलकर बातचीत करना, और किसी को जानते नहीं हो आप, लेकिन अब उसमें एक वाइफ़ बनी हुई थी। अब आप जानते ही नहीं हो, पहली बार मिले हो। मेरे लिए भी वो वाइफ़ेबल था, क्योंकि स्क्रिप्ट तो आ गई 30-35 पन्नों की, याद भी कर ली। मेरा छोड़ो, मैंने तो सबकी याद कर ली कि ताकि क्यों मिलता रहे, मैं पूरी स्क्रिप्ट करके गया। अब सामने जैसे ही एक्ट्रेस आ गईं, बस ये अब वो जो कॉन्शसनेस होती है पहली बार किसी अलग टीम के साथ काम करने की, तो वो थोड़ा बहुत रहा। बट सर ने तो हमेशा कहा ही है कि आपको तो डटे रहना है और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में काम करना है, तो बस करते गए। फिर वेब सीरीज़ हुई, फिर 2 शॉर्ट फ़िल्म्स हुई, दर्शन सर के साथ काम किया, एडवर्टाइज़मेंट किया। अभी और फिर करते-करते अभी मुझे इस लाइन में 1.5 साल समथिंग होने आया है। तो मैंने रामायण करी है, जिसमें वाल्मीकि रामायण है, जिसमें मैंने आर्य सुमंत्र का कैरेक्टर प्ले किया है, जाम्बवंत जी का कैरेक्टर प्ले किया है। हमारी फ़िल्म जो दर्शन सर के साथ बनाई, वो उसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, मुंबई में, जयपुर में, जोधपुर में, दिल्ली में। तो वो जो एक सपना था कि अपने आप को एक जो बड़े पर्दे पर देखें, हाँ। तो वो जो सपना कब देखा था, जब मैं डांस कर रहा था और वो जो लाइन थी कि यार एक्सप्रेशन तो मैं दे ही रहा हूँ, तो एक्टिंग क्यों ना करूँ? तो जिस दिन हमने अपने आप को स्क्रीन पे देखा, उस दिन वो लाइन रिवील हुई, आँसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि अपने आप को न पेरेंट्स के रुक रहे थे, जो भी मेरे रिलेटिव्स आए थे, सब बड़ा प्राउड फ़ील कर रहे थे, और हमें अच्छा लगता है कि हमारे माता-पिता हमारी वजह से अगर थोड़ा-सा भी प्राउड फ़ील कर पाएँ। और शो भी इतना अच्छा था कि 2 शो चले सेम डे, वो भी हाउसफुल चले। तो अब बस ऐसे धीरे-धीरे कर रहे हैं, और आपके साथ भी किया है मैंने काम, आपको पता ही है। जब वो बारीकियों को आप इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, जो सर ने सिखाया वो अब एकदम से तो नहीं आएगा।
कि जितना शूट करते गए, तो वही चीज़ अगर आप रामायण में देखेंगे, तो जो सुमंत्र जी हैं, वो सुमंत्र जी अब लग रहे हैं और उसके लिए रिव्यू भी जो हमारे डायरेक्टर हैं तरुण गुप्ता सर, उन्होंने रिव्यू भी डाला है। तो सबका प्यार है, सबका साथ है और फिर डायरेक्टर भी हमारे अगर कूल होते हैं, हुँ। तो काम करने का और मज़ा आता है। मैंने आपके साथ काम किया, आप बड़े कूल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे डायरेक्टर्स होते हैं, तो कभी-कभार क्योंकि उनका विज़न अलग है, हम उनको अगर बताने जाएँ सर ऐसे कर लूँ क्या? तो वो बोलेंगे यार, मैं डायरेक्टर हूँ क्या तू क्या देखतेस? मैं डायरेक्टर हूँ। तो ऐसे भी मैंने काम किया है कि और मेरा ये मानना होता है कि मेरा पीओवी अलग है। हुँ। मैं स्क्रिप्ट को पढ़कर अपने हिसाब से अपना इमेजिनेशन बना रहा हूँ, अपनी फ्रेम बना रहा हूँ और डायरेक्टर का अपना एक पीओवी है कि उन्होंने किस हिसाब से सोचा है। तो मेरा ये रहता है कि डायरेक्टर खुश होने चाहिए कि हाँ, मैं जो चाह रहा था वो इस एक्टर ने दिया, ना कि आप हाँ, मैंने बहुत अच्छा किया। तो वो तब हो सकता है जब आप एक बहुत अच्छे लेवल पे चले जाओ कि हाँ, कि वो कोई कह दे कि यार ये सीन है आपको करना है, वो अलग बात होती है। अब उनके बीओवी में आपने काम नहीं किया, तो जब तक वो सैटिस्फाइड नहीं होंगे और आपको कह भी नहीं सकते कि बार-बार रीटेक, तो वो जो वो बेमन से बोलेंगे ना हाँ, ठीक है, ओके, देख लेंगे। तो वो समझ में आ जाता है कि मज़ा नहीं आएगा इस काम में जब इसका आउटपुट आएगा। तो मैंने हमेशा से ये रखा है जैसे मैंने रामायण करी, तो मैं हमेशा से यही पूछता था तरुण सर से भी, "सर ओके है? आप सैटिस्फाइड हैं? या कुछ भी हो, डिक्शन प्रॉब्लम हो आप मुझे बता दीजिए, मैं रेडी हूँ करने के लिए।" दर्शन सर का था, उनके साथ भी जब मैंने किया तो पहला ही था। तो मेरे लिए सबसे पहली मेरी प्रॉब्लम थी मेरे भी डिक्शन में, क्योंकि मैं गुजराती टच आता था मेरा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं वालोर से हूँ, तो गुजरात से सटा हुआ है। तो बस अभी तक तो श्याम बाबा की कृपा है, श्री राम की कृपा है कि डायरेक्टर कभी भी नाराज़ नहीं हुए। बस कि हाँ, करते रहो। आपसे भी किया था, तो मैंने हमेशा यही पूछा कि एक सीन था वो हाँ, खिचड़ी का वो खिचड़ी पा गिरता है और फिर जब मैं रोता हूँ, तो मैंने आपको पूछा, "सर सही रो रहा हूँ क्या?" "सर सही रो रहा हूँ।" बोले, "नहीं कपिल जी थोड़ा और।" मैंने कहा, "अच्छा और रोता हूँ।" तो ये बात थी। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि क्योंकि उन्होंने सोचा है और सारा जो चीज़ें हैं वो उनकी हैं, हमें तो वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो हम क्योंकि दिखेंगे तो हम, लेकिन सारी हाँ, तो एज़ एन एक्टर सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप डायरेक्टर के पीओवी को समझें, उसके मुझे विज़न वो अभी तो समझें। कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। वो क्या दिखाना चाहते हैं, आप तो बाद में दिखा दोगे कि मतलब डायलॉग्स ये कह सकते हैं कि सर डायलॉग मैं ऐसे बोलूँगा, सीन आप बता दीजिए कि कैसे करना है, ताकि वो मिक्स हो जाए। सर मैं तो 3 ही कदम चल के आऊँगा सर। अरे भाई जब तुमको 4 कदम का बोल रखा है क्योंकि वहाँ पे फोकस सेट है, तो वो आप उनकी मानो। तो डायलॉग्स आप अपने तरीके से बोल सकते हो, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो लिटिल बिट कि हाँ, यहाँ को वहाँ बोल सकते हो, एक्स, वाई, ज़ेड जो विद देयर परमिशन। वो भी परमिशन सर मैं इतना कर सकता हूँ क्या? हाँ, आप कर सकते हैं क्योंकि है गुंजाइश वहाँ पर इतनी गुंजाइश है कि आप कर सकते हैं। बट वो है कि सबसे पहला मैं सारे एक्टर्स सभी का यही है कि पीओवी समझें डायरेक्टर का। उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब शुरुआत कोई करता है एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ एन एक्टर, तो क्या मुश्किलें आती हैं? वो आपने बखूबी झेली। तो अब जो आपके जूनियर आ रहे हैं, उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए? जूनियर तो क्या मैं तो खुद ही जूनियर हूँ अभी। आपके जूनियर जो आ रहे हैं, मैंने इसीलिए आपके वर्ड को ओके। तो मुश्किलें तो यही आती हैं कि पहली बात एक्टिंग बिना सीखे नहीं कर सकते। ये सही बात है कि इमोशंस तो आपको अंदर से लाने पड़ेंगे, लेकिन उसका भी कुछ प्रोसेस होता है। आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि हाँ, लाइन दे दो मैं बोल दूँगा, तो फिर वो मैंने तुमसे ये कहा था, ये एक अलग बात हो गई। मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम नहीं ये वो। तो वो फ़ील जब तक आप नहीं लाओगे, वो प्रोसेस नहीं सीखोगे, तब तक नहीं कर सकते। तो पहला तो ये है कि आपको सीखना है और सीखना भी शिद्दत से है। ऐसा नहीं कि बस जाके बैठ गए, सर कर दे बताओ। सर को तो आ रहा है, तुमको करना है कि वो क्या प्रोसेस है, तो वो है। उसके बाद बारीकियाँ समझो और सिर्फ़ एक्टिंग से कुछ नहीं होगा, आपको टेक्निकल चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी सीखनी। कि आप एडिटर कोई है, उसके पीओवी से भी सोचो कि अगर मेरा कुछ लुक देना है, तो अब मैं इस तरीके से इतना करूँगा, तो उसके पास टाइम है, यहाँ पे कोई म्यूज़िक लगा सकता है वो। आप खुद बोलोगे कभी गुस्से से देखना है, और मैंने इतना देख लिया, तो उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो कुछ ऐसा लगाए कि आपका कैरेक्टर दमदार लगे। वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि कितना चल रहा है, आपको कैमरामैन से भी पूछना है कि मेरा कितना फ्रेम रखा है तूने? मैं कितना चल सकता हूँ, कितना हिल सकता हूँ? और ये तभी आएगा जब मैं बारीकियाँ सीखेंगे।
ये हैं, आप ऑडिशंस क्रैक करें। जितने आप ऑडिशंस ऑनलाइन आजकल तो सब बड़े-बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स सब ऑनलाइन होने लग गए। मुंबई जाना इतना ज़रूरी नहीं रहा है। जाओ, जाना तो है क्योंकि शूट तो वही करोगे, वो तो गढ़ है इस चीज़ का। लेकिन आप यहाँ रह के भी कर सकते हैं, बहुत शूट जयपुर में भी हो रहे हैं आजकल तो रियल लोकेशंस पे शूट होते हैं। तो ऑटोमेटिक जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको हायर करते हैं, आपकी ऑडिशंस मनवाते हैं। तो ऑडिशंस जितना आप अपने आप से प्रिपेयर करेंगे, आप अलग-अलग वर्सेटाइल कैरेक्टर्स के ऑडिशंस बनाकर रखें। तो टाइम-टाइम पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करते रहें और बस किसी को भूत की तरह पकड़ लेने का कि मैं तो नहीं छोड़ूँगा। मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि मैं अगर किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर से या किसी शूट पे जा रहा हूँ, तो मैं वैसा नहीं करता हूँ कि हाँ, मेरा ठीक है, मेरा सीन आया तो बता देना, मैं बैठ गया। मैं उतनी देर सब जगह घूमता हूँ। भाई आप कैसे करते हो? या कहाँ पे क्या लाइन है? मैं सबके नंबर भी ले लेता हूँ। कभी कोई कनेक्शन कहाँ काम आता है किसी को कुछ पता नहीं रहता। तो जितना लोगों से मिलोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, आपको कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, तो आपको सोर्स मिलेंगे। मुझे सारा जितना भी मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ सब सोर्स से ही हुआ है, कि हाँ, चल तू बता देना और तू बता देना ये कर लूँगा, हाँ, मैं पहुँच जाऊँगा और ऑन टाइम समय की सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको करनी पड़ेगी, कि अगर आपको बोला है कि आपको 12 बजे आना है, तो आप 11:55 पे पहुँच जाओ, 12:10 ना करो। क्योंकि आपके पीछे 200 लोग हैं, जो आपसे 4 घंटे पहले आकर पूरा सेटअप बनाकर वेट कर रहे हैं कि बस एक्टर आ जाए और हम शूट कर लें। अगर आपको एक्टर बनना है, तो टाइम की सबसे पहली वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। कि कुछ हैं प्रॉब्लम्स जिनको आपको फेस करेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं आपसे। टाइम की जो बात करी ना आपने, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि टाइम इज़ मनी। टाइम वेस्ट कर दिया आपने तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपने कितना मनी वेस्ट कर बिल्कुल। अ, कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा लेकिन ये मतलब वो बहुत बड़े लीजेंड हैं, गोविंदा जी। जी। तो गोविंदा जी के डाउनफॉल का सबसे जो मेन रीज़न जो निकल के आ रहा है, अब जो लोग बातें कर रहे हैं, वो उनका टाइम पर शूट पर ना पहुँच नहीं था। एक साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले लेना, फिर उनके जो शेड्यूल है उसके लिए पूरा सेटअप लगा रखा है डायरेक्टर ने, आप वहाँ शूट पे ही नहीं पहुँच पाए। तो वो चीज़ें होती हैं, फिर वो लॉस जो होता है उनका, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, जो टीम आपके लिए 300 बंदों की टीम के लिए वो वेट कर रहे ये हैं, कर रही है, जो है ना? अभी कहा। हाँ, और आप पहुँच नहीं रहे तो वो सारा जो बजट खर्च होता है, तो उस सब पे थोड़ा-सा बिल्कुल देखना चाहिए और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे अब उसके जस्ट अपोज़िट में बात करें तो अमिताभ बच्चन जी की, कि तो वो 1 मिनट भी लेट हो जाते तो माफ़ कीजिए भाई 1 मिनट लेट हो गया। वो ये कि अगर अपन सिलेक्टेड चीज़ें ले लें, अच्छा, तो एक साथ में आप जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले लेंगे और टाइम आपके पास उतना ही है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि मेरे पास कितना टाइम है और मुझे उसके हिसाब से ही प्रोजेक्ट लेने भी चाहिए, ना? तो मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा और मेरे पास क्या है, कैसे है, तो वो सब आपको मैनेज करके रखना चाहिए। बिल्कुल। अ, आपने रामायण भी की जी। और आपने हमारे साथ श्याम बाबा का भजन भी किया। बिल्कुल। अ, क्या दोनों में क्या डिफ़रेंस और क्या एक्सपीरियंस था? रामायण का क्या है कि रामायण में तो आपको ये सीखने को मिलता है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, भाई-भाई का प्रेम, संकल्प आप जो लेकर चलते हैं। चाहने को तो राम जी एक झटके में सारी चीज़ें कर सकते थे, क्या बड़ी भगवान थे वो कलुहस थे, एक झटके में कर सकते थे। वह जब लेकर जा रहे थे वो सब उन्हें पता था कि हिरण भी नकली है, ये भी नकली है, आज ये होने वाला है। बट वो संकल्प था, वो प्रोसेस था। उस प्रोसेस से वरना हनुमान जी भी उन्हें ला सकते थे सीता माता को। लेकिन वो प्रोसेस था, वो सीता माता को भी पता था कि इसी प्रोसेस से जाएँगे तो इस राक्षस का वध होगा। तो इससे ये सीखा जाता है कि आप ठान लो, संकल्प कर लो और रिश्तों को समझ लो, तो आप कभी किसी तकलीफ में नहीं आएँगे। और औकात से ज़्यादा जो हमने किया श्याम बाबा वाला, इसमें ये ज़रूर क्योंकि मेरे से बिल्कुल अपोज़िट कैरेक्टर है। मैं बिल्कुल ना आपको ये पता भी होगा कि जब एक वो सीन था जिसमें मैंने वो लात मार के घर से निकाला था और जैसे ही कट हुआ तो मैंने पैर छुए थे उनके, कि बिल्कुल अपोज़िट कैरेक्टर है। तो इसमें ये ज़रूर मैंने सीखा कि नहीं करना चाहिए, महिलाओं पर हाथ तो नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात कभी घमंड पैसों का नहीं करना चाहिए। तो रामायण की शूट जो है वो कितने दिन तक चला? और उसमें आपने 2 कैरेक्टर किए हैं, करेक्ट। सुमंत्र जी और जामवंत जी। तो वो जामवंत बनना वो कैसा रहा? वो एक बात ज़रूर बताएँ। हाँ, जामवंत का तो क्या हुआ था कि मेरे पास कॉल आया था कि कपिल जी
जामवंत के लिए चाहिए अच्छा, पहली अप्रोच आपको जामवंत के लिए की गई थी? पहले सुमित सुमंत जी के लिए। तो पापा ने बोला कि कर ले, तुझे तो सीखने ही मिलेगा। और अपोजिट कैरेक्टर है, वो बड़े शांत स्वभाव के सुमंत जी, ठहराव के साथ सारी चीज़ें, क्योंकि वो तो उस हिसाब से हैं। और जामवंत जी हैं, वो वॉर में भी जाते हैं, तो तुझे कुछ चीज़ें करने मिलेंगी उसके अंदर। तो मैंने फिर वापस कॉल किया कि सर कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। अब उसमें टास्क ये था कि जब ये शूट हुआ उस टाइम गर्मी पीक पे थी, मतलब 48 डिग्री, 49 डिग्री, और उसमें वो जामवंत जी का कॉस्ट्यूम का गेटअप पूरा था। और मतलब वो ऊन वाला स्वेटर था, तो अंदर तो नदियाँ बह रही थी। कि बस वो जैसे ही बोले कि हाँ ये सीन हो गया कट, वो यहाँ से मैंने वही हवा वहाँ अंदर से यहाँ से हवा निकलती और यहाँ जाती, तो बड़ी गर्मी। और उसका बाद में ये भी हुआ कि रैशेस भी हुए, आपको उसके साइड इफेक्ट भी हुए। बट वही है कि आप जितना डेडिकेशन से काम करेंगे तो आपको अच्छा आउटपुट भी मिलेगा और सीखने मिलता है। तो वो हुआ, वो कंटिन्यू। अब वही जब पता चला कि पापा ने कहा था कर ले, बहुत कुछ करने मिलेगा, और वो हुआ। क्योंकि मैं हर एपिसोड में आ रहा हूँ। अगर मैं मना कर देता तो मेरी जर्नी तो समुद्र जी के बाद खत्म हो जाती, रामायण एपिसोड के बाद खत्म हो जाती। मैं एंड तक हूँ, और एंड में समुद्र जी भी है और जामवंत जी भी है। तो काफी अच्छा रहा। एक ही एपिसोड में ना? हाँ सेम, हाँ जब वो राम जी का राज्याभिषेक होगा तो समुद्र जी भी होंगे, और कपिल सॉरी कपिल जामवंत से तो हाँ, समुद्र जी भी होंगे। तो अच्छा लगा करके, काफी सारा एक्सपीरियंस रहा। और उसको फील भी किया कि मान लो कि ये तो हम अभी कर रहे हैं, लेकिन इतने सोर्सेस के बाद जो पहली रामायण थी उन्होंने किस तरीके से किया होगा। जो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम, और फिर प्राउड भी फील कर रहे थे कि हम इस महाग्रंथ के एक पार्ट बन गए। और अब ये हमेशा के लिए हो गया, या हम भी आगे किसी को कह सकते हैं ये देख ये मास्क में है ना, जहाँ पर ये बालों पे बना मुंह पे। तो अच्छा भी लगता है। और जिस चीज़ों को वही है कि हम लोग सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे थे, हमें वो कैरेक्टर प्ले करने को मिला। अच्छा, 2 सवाल और हैं मेरे। जी। पहला तो ये कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप जो बिगिनर हैं, जो फ्रेशर हैं, तो उनको ये लगता है कि हम फ़िल्म में काम करेंगे और पैसा ही पैसा है। वो एक मीम चल रहा है ना, पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा होगा। तो वो वाला फ़ील रहता है। तो क्या पैसा है? और अगर है तो कब है? और नहीं है तो कब तक रहेगी? अगर आपको सिर्फ पैसे के लिए आना है, तो इस लाइन में आओ ही मत, क्योंकि नहीं होता ऐसा जैसा आपको दिखाया जाता है। फ़िल्में कहानी है, आप जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो। दूसरा ये कि पैसा आएगा जब आपकी फेस वैल्यू बन जाए, आप अपने आप को इतना प्रेज़ेंट कर दें कि हाँ, ये कर सकता है, तो फिर आप जो बोलेंगे उतना आपको दाम मिलेगा। आप ये सोचे कि बस कोर्स कर लिया मैंने, बस आज एक ऑडिशन बनाता हूँ, कल XYZ किसी भी बड़े प्रोडक्शन से आ जाएगा, बस कॉन्ट्रैक्ट करूँगा और पेमेंट आ जाएगा, तो ये नहीं होता है। आपको बहुत सी जगह कोलैब में भी काम करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, तब जाके आप ये काम कर सकते हो। पैसा बहुत टाइम बाद है। जब आप बहुत अच्छे से उस लेवल को क्रिएट कर लेते हैं, मिलता है। लेकिन आप जो एक्सपेक्टेशंस है ना, आज बस एक प्रोजेक्ट करते ही मैं कार ले आऊँ, वो नहीं होता। आपको बहुत समय देना पड़ेगा, और समय की वैल्यू जो हमने पहले बात करी, आप उसकी वैल्यू करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा आपके पास। जब एक बिगिनर स्टार्ट करे, तो कहाँ से उसको सीखना चाहिए? कोई बुक, कोई इंस्टीट्यूट या किसे फ़ॉलो करे, कोई ऐसा एडुकेटर हो या फिर कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिनको फ़ॉलो करना चाहिए? शुरुआत तो देखो घर से ही हो सकती है, और सबसे बड़ा आपके दिल से हो सकती है कि आप क्या करना चाहते हो। पहले तो अपना गोल सेट करें। और पहले ये होता था कि अगर आपको इस लाइन में जाना है तो एक ही है माया नगरी, कि मुंबई जाएँगे तो ही काम होगा। अब वो चीज़ें नहीं हैं। आप खुद अपने शहर में अच्छे से एक्टिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करें, उनके रिव्यूज़ देखें, आप वहाँ पर जाएँ, सीखें, और दिल से। ये बार-बार मैं ये लाइन बोल रहा हूँ क्योंकि ये काम दिल से होता है, दिल से हो। दिमाग से नहीं होता है। दिमाग तब काम आता है जब आपके पास स्क्रिप्ट आ जाती है उसको याद करने के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए दिल बहुत लगाना पड़ता है। तो वो सीखें अच्छे से, उसके बाद आप लोग ऑडिशंस बनाएँ, ऑनलाइन भेजें, लोगों से कॉन्टैक्ट करें, तब आप ये काम कर सकते हो। और धीरे-धीरे जो आपने सोचा है, वो हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे उस काम में। बुक्स की बात
तो देखो उसमें भी लिखा हुआ है, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो भी, टीचर सिखाएँगे तो भी, बुक से पढ़ेंगे तो भी, करना किसी को देखेंगे तो भी, करना तो आपको है। कोई भी आपको ऐसे तो नहीं देगा ले एक्टिंग सीख ले। वो आप जितना आप अंदर से लाएँगे, इसलिए हाँ, बुक्स में आपको ये है कि बोलना कैसे है, एक बुक आती है, जिसमें आपको ये तरीके बताए जाते हैं, कि आपको किस तरीके से बातें अपनी पहुँचानी है कि लोगों के असर हो जाए। तो वो आप पढ़ सकते हैं और फ़ॉलो करने की बात है, देखो सभी एक्टर्स अपने-अपने लाइन में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सबके से सीखना मिलता है। आप एसआर के सर से सीखेंगे, आप उनके स्ट्रगल से सीखेंगे। आज जो उनका मेन फैन है, आप जितना आपको पब्लिक का प्यार मिलता है, तो लोग आप वो सोच रहे हो कि एक दिन मैं भी ऐसे हो जाऊँ, बट वो आप पीछे के स्ट्रगल देखो उनका कि उन्होंने कितना काम किया है, वो कितना आपको दिया है। हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी सर से सीखिए कि वो कितने वर्सेटाइल हैं। आज तक जितना भी अगर उन्होंने जैसे ड्रंकर का जितना भी कैरेक्टर किया, कभी आपको नहीं लगा होगा कि पिए रे पिया नहीं है, लेकिन वो नहीं पिए। बट वही तो है कि उन्होंने अंदर से उस चीज़ को किया। आप आमिर खान सर से भी सीख सकते हैं। आप सभी एक्टर से सीख सकते हैं जो आप सीखना चाह रहे हैं। इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर एक नाम नहीं लेता कि इनको फॉलो करो। नवाज़ुद्दीन सर हैं, उनका एक अपना अलग पीओवी है कि वो बिना डायलॉग्स के सीन को भी ऐसा बना देते हैं कि डायलॉग्स वाले का भी सीन खा जाता है। पंकज त्रिपाठी सर हैं, उनका एक अपना विज़न है बोलने का तरीका ही लेकिन उन सब के पीछे का उनका उनका उनकी एक्सपर्टीज़ उनकी स्ट्रगल से पता चल स्ट्रगल से। पंकज त्रिपाठी जब वो रन फ़िल्म में दिखाई देते हैं एक छोटे से सीन में, वहाँ के पंकज त्रिपाठी को देखिए और आज के पंकज त्रिपाठी को देखिए। कितना भी हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि उन्होंने मेहनत करी। कंसिस्टेंसी ये एक वर्ड हमेशा अक्षय कुमार सर का भी एक वीडियो है। कंसिस्टेंसी और 2 शब्द उन्होंने और बोले हैं तो क्योंकि वो मुझे अभी रिमाइंड नहीं हो रहे। बट यही है कि सबसे मोस्ट है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। तभी आप इस का लाइन में काम कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम और कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। ये 3 बात बोली थी मुझे याद आ गई। तो ये है इसलिए फ़ॉलो सबको करो। सब में से कुछ लेकर आप अपना एक यूनिक जब लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिक आपको अप्रोच मिलती है। अच्छा आजकल एक लास्ट क्वेश्चन पे हम इसको क्लोज़ करेंगे कि एक्टर में और इन्फ्लुएंसर में क्या फ़र्क है? देखो नाम में ही फ़र्क है। एक्टर, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो है जिसको तैयार चीज़ें मिल रही हैं। तैयार चीज़ों को वो अपने आप में बनाकर और पब्लिक से प्यार ले रहे हैं। हम तो प्यार ही बोलते हैं, रीच नहीं बोलते। क्योंकि हमें प्यार पहले भी मिला 10 फ़िल्मों में, तो वो उससे प्यार ले रहे हैं, फॉलोवर्स हैं। एक्टर वो होता है जो अपना एक अलग किरदार को बनाकर प्रेज़ेंट करते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक्टिंग और इन्फ्लुएंसर को मैच करना लोग ये जो रील्स बनाते हैं, रील्स से कोई मतलब नहीं है, एक्टिंग से बिल्कुल लेना-देना नहीं है। क्योंकि आजकल देखा है ना कि जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनके थोड़े बहुत फॉलोअर्स हो गए हैं तो अपने आप को एक्टर कहने लगे कि हम थोड़े बहुत, बहुत हो गए। और एक्टर्स जो रियल में एक्टिंग करते हैं बेचारों के फॉलोअर्स ही नहीं है वैसे तो उन्हें कोई पूछता नहीं। अब जैसे मैं आपको ये बताऊँ कि मैं जितने भी ये बीटीएस डालता हूँ मेरे शूट्स के या फाइनल आउटपुट जो आता है मेरे प्रोजेक्ट का, उसका कुछ पार्ट डालता हूँ। 2000 3000 मेरे फॉलोवर 3000 है, 3000 व्यू आ जाते हैं। तो मतलब जेन्युइन है। हाँ, अब मैं वही चीज़ देखता हूँ कि कोई लड़की पहाड़ पे चढ़ रही है, कुछ भी बोल रही है, 22 मिलियन व्यू, उसके फॉलोवर देखो तो 8 मिलियन। तो ये पब्लिक देखना क्या चाहती है मुझे तो आज तक अभी तक ये समझ में नहीं आया। बट ठीक है, जो है कि कोई बात नहीं 3000 फॉलोवर है, 3000 व्यू आ रहे हैं मतलब लोग देख रहे हैं, बढ़ेंगे धीरे-धीरे। तो ये है। चलिए। तो एक एक्टर बनने के लिए क्या सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़रूरी है? पहले नहीं था, अब ज़रूरी इसलिए कि वही वाली बात है जो हमारे पूर्वज भी कहते हैं, दिखेगा तो बिकेगा। और वो दिखाना कैसे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बेफ़ालतू की मस्तीगिरी करके वीडियो डाल दो और उसके बाद सोचो कि हाँ, अब तो मेरे पास काम आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा। क्योंकि रील्स बना रहे हो आप, अच्छे एक्सप्रेशन दे रहे हो नो डाउट, आवाज़ तो किसी और की है ना, आप अपनी आवाज़ में उस डायलॉग को बनाओ, तो पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। कहना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन एक्टिंग जो है वो पैशन है, हॉबी है या जॉब? अब किसी के लिए तो पैशन है, हुँ।
किसी के लिए जॉब है। और एक पॉइंट क्या बोला आपने तीसरा? हॉबी। अब हॉबी वाले वो हैं जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। हॉबी में ये आ जाता है कि हाँ, कैमरा होता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। चलिए लास्ट में अब हम चाहते हैं कि लास्ट में आप 1-2 वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स जो आपने किए हैं, उनको थोड़ा-सा बोल करके बताएँ। अब मोस्टली तो क्या है कि जितनी भी मैंने फ़िल्म्स वगैरह जो करी हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स, और सब में तो ठीक है, नॉर्मल, ऐसा कोई पावरफुल वैसा कैरेक्टर तो है नहीं। हाँ, मैं रामायण का मैं आपको बता सकता हूँ कि सुमंत्र जी और जामवंत जी का जो टोन है दोनों। टोन, उसके लिए भी मैंने 4 आवाज़ें बताई थी डायरेक्टर सर को कि सर इस टोन पे सुमंत्र जी सही लगेंगे क्या? बोले नहीं, इससे ऊपर बताओ, इससे ऊपर बताओ। तो किया था, तो सुमंत्र जी का कुछ ऐसा था कि पहला ही डायलॉग था, आपकी चिंता क्या है महाराज? ये उस तरीके का था। और जो जामवंत जी का था, अब उसमें क्या हो रहा है कि वो भालू हैं, तो वो ख़ैर वैसा तो हम आवाज़ निकाल नहीं सकते, बट वो जो मास्क लगा हुआ था, तो उससे क्या हो रहा था, बेस आ रहा था। वो मास्क इस तरीके का था, तो उसका ये डायलॉग था, युवराज की चिंता निरर्थक नहीं है हनुमान। तो ये फ़र्क था। तो काफ़ी अच्छा भी लगा, और फिर इसके बिना भी मैं बोलता था तो थोड़ा-सा तो फ़र्क था, क्योंकि पहली आवाज़, दूसरी आवाज़, तीसरी आवाज़, चौथी आवाज़, ये 4 आवाज़, अभी मेरी 2 आवाज़ों पे और काम कर रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा कैरेक्टर और मिले, कि मैं मान लो कोई विलेन का कैरेक्टर हो या कुछ हो, तो मैं इसको उस तरीके से प्रेज़ेंट करूँ। वरना ये आवाज़ तो विलेन की है ही नहीं, वो ऐसे ही मार के चला जाएगा। है ना? तो उस पे भी मेरा अभी वर्क चल रहा है। तो धीरे-धीरे और कर रहे हैं। कुछ फ़िल्म्स हैं मेरी जो अभी आने वाली हैं, तो उसके बारे में भी धीरे-धीरे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी शायद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के। आई होप आप सब लोगों ने भी बहुत एन्जॉय किया होगा और आपके अगर कोई सवाल होते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। उनका जवाब हम कोशिश करेंगे हम और कपिल मिल कर के दें और जो भी बेस्ट हो सकता है उसका जवाब हम ज़रूर आपको देंगे। तो बाकी एपिसोड कैसा लगा इसकी भी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और लास्ट में कपिल जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Ah, ah, my church, a holy crew.